नाज़रान मुंसिफ टीवी में आपके इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 10 जनवरी से गुजरात दौरा। सोमनाथ मंदिर के अहम मजहबी तकरीब में करेंगे शिरकत। मैसूर अदालत को बम की धमकी, अदालती कार्रवाई मुअत्तल। पुलिस और बम स्क्वाड की तलाशी मुहिम जारी। केरल के कोटायम में ऑल इंडिया पीस सॉलिडेरिटी कमेटी का एहतजाज। अमरीकी अफवाज पर मादरूओं के अगवा का इल्जाम, फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरावती में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की सदारत में SIPB इजलास। सनअत, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में बड़े सरमायाकारी मंसूबों की दी गई मंजूरी। जम्मू कश्मीर में शिद्दत की सर्दी, 10 जनवरी तक बारिश या बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात का बयान। कर्नाटक के कोंडापुर में ट्रक और KSRTC बस में तसादुम, 15 मुसाफिर जख्मी, चंद अफराद की हालत नाजुक। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 10 जनवरी से गुजरात के दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे के दौरान वो रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे, जिनमें तारीखी सोमनाथ मंदिर में मुनक़िद होने वाली एक अहम मजहबी तकरीब भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी सोमनाथ मंदिर में खुसूसी पूजा और दीगर मजहबी रसूमात में हिस्सा लेंगे। इनके दौरे के पेश नज़र सोमनाथ और अतराफ़ के इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इंतजामिया और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया, जबकि प्रोग्राम की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे को मजहबी और सियासी दोनों हवालों से अहम करार दिया जा रहा है। तवक्को है कि वो इस मौके पर रियासती तरक्की और सकाफती विरसे से मुतालिक पैगाम भी देंगे। खबर कर्नाटक से। मैसूर की एक अदालत को नामालूम शख्स की जानिब से बम धमकी मौसूल होने के बाद अदालती कार्रवाई आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। धमकी मिलते ही अदालत के अहाते में हलचल मच गई और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जजों, वकला, अदालती अमले और दीगर को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक बम धमकी फ़ोन कॉल के जरिए दी गई, जिसके बाद पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को मौके पर तलब कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अदालत की इमारत और अतराफ के इलाकों की बारीक बीनी से तलाशी ली। एहतियाती इकदाम के तौर पर अदालती कॉम्प्लेक्स को खाली करा लिया गया है और दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है। केरला के जिला कोटायम में ऑल इंडिया पीस सॉलिडेरिटी कमेटी की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें अमरीकी अफवाज पर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को अगवा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। मुजाहिरीन ने इस इक़दाम की सख्त मज़म्मत करते हुए मादुरो की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। एहतजाज में शामिल अफराद ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर अमरीका मुखालिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि किसी खुद मुख्तार मुल्क के सदर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। ऑल इंडिया पीस सॉलिडेरिटी कमेटी के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि वेनेजुएला के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। इनका मुतालबा है कि आलमी बरादरी इस मामले में मुदाखलत करे और अमरीका पर दबाव डाले ताकि निकोलस मादुरो को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वेनेजुएला से मुतालिक जारी कशीदगी पर JNU की रिटायर्ड प्रोफेसर अनुराधा ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल वसाइल के हुसूल के लिए अमरीकियों की जानिब से बराह रास्त लड़ी जाने वाली जंग है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अनुराधा ने कहा कि वेनेजुएला के कुदरती वसाइल बिलखुसूस तेल और दीगर मदनियात आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ है। इनके मुताबिक अमरीका की पॉलिसियों का मकसद जमहूरियत या इंसानी हुकूक नहीं, बल्कि अपने मुआशी और स्ट्रेटेजिक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। In this last 1 year, Trump has bombed 7 countries. And I'll give you the list. Yemen, from January to May 2025. Somalia, February to December, 111 strikes. Iraq, Iran, Syria, Nigeria, and Venezuela. All these countries are related to oil resources.
Now, the US has its own oil resources. So, why is it bombing these countries? Number one, so the US oil companies have an advantage. Second, that these are choke points, that if there is a war with, let's say, China or any other country, they can manage their imperialism through these choke points of oil. They cut off oil. Tomorrow, China will not have oil for its industry. Though China has many other sources, Russian oil, etc., controlling OPEC prices. So it's a straight resource war by दिल्ली के जेएनयू के कैंपस में पीर की रात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिससे तनाज़ा खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के मुकदमे में तलबा कारकुनान उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत मुस्तरद कर दी और अदालत के फैसले के बाद ये वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक मुतराज़े नारे साबरमती हॉस्टल के इलाके में लेफ्ट से वाबस्ता तलबा ग्रुपों ने लगाए। अदालत के फैसले के खिलाफ एहतजाज के दौरान नारेबाजी की गई। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी विबू मीना ने इस नारेबाजी को काबिल मज़म्मत और शर्मनाक करार दिया। देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस तरह की हरकत पिछली रात हुई है, शर्जील इमाम और उमर खालिद जो देश तोड़ने की बात कर रहे थे, उन पे मुकदमा चला, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी। उसका खींच मिटाने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी के लिए बेहुदा नारे लगाने का काम जो जेएनयू में हुआ है, उस पर चुन चुन कर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी शर्जील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में बयान दे तो उसको भी नजर पे रखना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की घटना हुई है, और कांग्रेस के नेता उसको डिफेंड कर रहे हैं, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। Anybody has a right to protest against any court judgment. You're most welcome to do that. But I don't think use of words like qabr and all are acceptable. These are students. They have their right to protest. If they feel that whoever are the two people who have not been given bail, they should be getting bail. And large number of other people also feel the same. It's not a comment on whether they are innocent or not. But using this kind of language is particularly objectionable. In fact, Congress has always stood for the fact that in public discourse, we must temper our language. We can be critical, you can criticize people, but there is a way and manner in which you put in whatever emotions you have into words. And I think this is something that these students, whoever they are, who have raised this slogan. देखिए, कल जिस तरह की नारेबाजी हुई, जो मैंने भी देखा, मैंने भी सुना, उसमें जिस तरह से आरएसएस की कब्र खोदने की बात कही गई, एबीपी की कब्र खोदने की बात कही, भारतीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कही, जो कि बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। ये लोग नफरत की आग में इतना झुलस चुके हैं कि इनको ये नहीं मालूम है कि किसकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश भर में हर आपदा में देश के नागरिकों के साथ खड़ा रहता है। वो काम करते हैं देश के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसकी सदस्यता लगभग 70 लाख इस साल है, और पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में वो लोग युवा देश के निर्माण में योगदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनकी कब्र खोदने की लोग बात कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री, जो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं लोकतांत्रिक देश में, उनकी कब्र खोदने की बात ये लोग कर रहे हैं, जबकि कब्र इन लोगों की खुद रही है। ये जो इंसिडेंट्स है, ये पहले किसी और चीज के लिए प्रोटेस्ट कॉल किया जाता है वामपंथी संगठन के द्वारा, जेएनयू में अभी हैं उनके पदाधिकारी, उनके द्वारा फिर उसे मोल्ड किया जाता है न्यूयॉर्क के जो नए मेयर है उनके समर्थन में। फिर धीरे धीरे जो अपना उनका रवैया रहा हर साल हर बार का कि शर्जील इमाम और उमर खालिद पे उसको ले आते हैं, उससे अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, उसी वोट बैंक पॉलिटिक्स के जरिए वो आज कैंपस में तमिलनाडु असेंबली 2026 के मुजवज़ा इजलास से कबल रियासती काबीना का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आला ने की। इस इजलास में आइंदा असेंबली सेशन के एजेंडे, कानून साजी के मसवदात और मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक़ अहम पॉलिसी उमूर पर तफसीली गौर व खौस किया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना ने रियासती तरक्की, अवामी फलाह व बहबूद की स्कीमों, मुआशी सूरत हाल और इंतज़ामी इस्लाहात से मुतल्लिक़ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। इजलास में बाज़ नए बिलों के असेंबली में पेश करने के लिए मंजूरी भी दी गई, जबकि जारी स्कीमों के पेश नज़र पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। काबीना इजलास में नज़्म व नस्क, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार से मुतल्लिक़ उमूर पर खुसूसी तवज्जो दी गई। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रियासती काबीना के एक अहम इजलास की सदारत की। इस इजलास में रियासत के इंतज़ामी अमूर, तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह व बहबूद से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अहम नुकात पर तफसीली गौर व खौस किया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में कानून
नज़्म व नस्क की सूरत हाल, बुनियादी ढांचे के मनसूबों, तालीम, सेहत और रोज़गार से मुतल्लिक़ स्कीमों का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा आइंदा हुकूमती इक़दाम और पॉलिसी फ़ैसलों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बाज़ अहम तजावीज़ और मनसूबों को मंजूरी दिए जाने की इतलात है, जिनकी तफसीलात मुतल्लिक़ा महकमों की जानिब से बाद में जारी की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के सेक्रेटरीट में वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की सदारत में स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का 14वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में सनत, सियाहत, फूड प्रोसेसिंग और तवानाई के शोबों में मुख्तलिफ बड़े सरमायाकारी मनसूबे को मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। इजलास में बताया गया कि SIPB के अब तक मुनक़्क़िद होने वाले 13 इजलासों में मजमूई तौर पर 8.55 लाख करोड़ रुपए के सरमायाकारी और 8.23 लाख रोजगार के मौके को मंजूरी दी जा चुकी है। हुकूमत को उम्मीद है कि 14वें इजलास के जरिए भी रियासत में भारी सरमायाकारी होगी। जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद दिनों तक सर्दी से कोई राहत के आसार नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 जनवरी तक बारिश या बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है, जिसके बाइस शदीद ठंड बरकरार रहेगी। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री जबकि जम्मू में 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है कि खुश्क और साफ मौसम की वजह से दर्जा हरारत में मजीद कमी आ सकती है। आज जो पोजीशन है, आज बिल्कुल ड्राई वेदर कंडीशंस बनेंगी। 6, 7, 8, 9, 10 तक तो यही पोजीशन है, जिसमें क्लियर स्काइज रहने के बड़े ज़्यादा चांसेस है। उसके चलते ये जो मिनिमम टेम्परेचर्स हमारे हैं, उनमें तकरीबन 2 या 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी और तकरीबन ड्राई वेदर ही पूरे। इंदौर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के बाद रियासत की सियासत में भी सरगर्मी तेज़ हो गई है। अपोजिशन लीडर ओमनिक सिंघार और कांग्रेस के सीनियर लीडर जीतू पटवारी मुतासिरीन और महलूकीन के अहल खाना से मुलाकात के लिए इंदौर पहुंचे। इस मुलाकात के पेश नज़र शहर के भागीरथपुरा इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इतलात के मुताबिक मुमकिन हालात के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इलाके में इजाफी पुलिस फोर्स गश्त कर रही है ताकि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। पुलिस एहलकारों को अलर्ट पर रखा गया और हसास मकामात पर खुसूसी निगरानी की जा रही है। इस मौके पर एडिशनल DCP ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हालात पूरी तरह से काबू में है और सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इनका कहना था कि पुलिस का मकसद आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान को यकीनी बनाना है। जो कि प्रभावित इलाका है, यहाँ पे आवश्यक सेवाएं चल रही हैं, बिजली, पानी और दवाओं की सप्लाई चल रही है, डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, तो ये आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं हो, इसके लिए समुचित इंतजाम लगाया गया है। कुछ एक्सेस कंट्रोल पॉइंट लगा दिए गए हैं ताकि अनावश्यक वाहन नहीं आ जाए, अनावश्यक लोग नहीं आ जाएं। कुछ पार्टीज के लीडर लोग भी शोकाकुल परिवार जाना चाहते हैं, तो उनको भी कहा गया है कि शांतिपूर्वक आप जाइए और शोकाकुल परिवार का कष्ट में शामिल होइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनावश्यक गैदरिंग नहीं होनी चाहिए ताकि कोई आवश्यक जो हमारी सेवाएं हैं वो बाधित ना हो। इसके समुचित हमारे द्वारा इंतजाम लगा दिए गए हैं और पूरी कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक सारे कार्यक्रम हो। लगभग 10 थानों का बल लगा हुआ है। एक्सेस कंट्रोल में फिक्स पिकेट लगे हुए हैं। कुछ जगह पे हमने फिक्स पिकेट्स भी लगा दिए हैं, कुछ जगह पे स्ट्रॉन्ग पिकेट्स लगाए गए हैं। हमारी सभी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। कमिश्नर साहब ने कल आदेश जारी किया था कि कुछ क्षेत्रों में घुसना नहीं चाहिए और प्रदर्शन की बात कही थी उसने। नहीं, प्रदर्शन तो पूर्णतः बाधित है। यहाँ पर प्रदर्शन करने में बहुत सारी आवश्यक सेवाएं प्रभावित होगी। लोग पीड़ित हैं, लोगों को मेडिकल इमरजेंसीज की जरूरत है, तो उसकी किसी प्रकार की अनुमति नहीं है और अगर ऐसा कोई भी करता है तो आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के कुछ नेता भी आने की सूचना है। बिल्कुल, कोई भी किसी भी पार्टी के नेता कोई भी लोग आएंगे, बिल्कुल शोकाकुल परिवार जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनावश्यक प्रदर्शन बिल्कुल अमान्य। दारुल हुकूमत दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ के एक नुमाइंदा वफ़द ने मुलाजमीन से मुतल्लिक़ अहम मसाइल को लेकर मरकजी वज़ीर लेबर और रोज़गार मनसुख मंडाविया और मुतल्लिक़ा हुक्काम से मुलाकात की और अपनी तहरीरी मुतालबात पेश किए। वफ़द ने EPS के तहत दी जाने वाली पेंशन में खातिर ख्वाह इजाफा और मुलाजमीन के लिए मसावी उजरत के नफाज का मुतालबा किया। BMS के नुमाइंदों का कहना था कि मौजूदा महंगाई के दौर में EPS पेंशन नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से रिटायर्ड मुलाजमीन को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। इन्होंने मुतालबा किया कि पेंशन की रकम फौरी इजाफा किया जाए ताकि बुजुर्ग मुलाजमीन बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें।
और हमारे जो पेंशनर है उसका मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए भी बात रखी है। देश में लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए भी बात रखी है। ठेका मजदूर जिसका कई बार समान वेतन नहीं मिलता है, ये बात भी सही बात है। समान काम के लिए समान वेतन, ये भी अभी सरकार ने लेबर कोड के द्वारा भी सुनिश्चित करा है और उसका शोषण भी नहीं होना चाहिए। कई बार मेरे पास ये भी रजूआत करी गई है कि कॉन्ट्रैक्टर उसको सैलरी में से भी कट ले लेते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। हम उसको सुनिश्चित करने की। बरेली के बहेड़ी तहसील में मुनक़िदा तहसील हल मसाइल दिन के मौके पर ज़िला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह और एसपी देही मुकेश चंद्र मिश्रा ने आवाम की शिकायत सुनी। इस दौरान मजमूई तौर पर 95 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 15 शिकायत का मौके पर ही इज़ाला कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायत को कार्रवाई के लिए मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान के सुपुर्द किया गया। तहसील दिन के दौरान गिने गए अदायगी का मसला, गन्ने की अदायगी का मसला सबसे नुमाया रहा। किसानों ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत करते हुए मुतालबा किया कि गन्ने की बकाया रकम जल्द अज जल्द अदा कराई जाए। इस मौके पर साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन के शौहर नसीम अहमद ने एक तहरीरी दरख्वास्त देकर इल्ज़ाम आयद किया कि म्यूनसिपल काउंसिल बहेड़ी की जानिब से इमारत टैक्स और शहरियों से ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है। इन्होंने पंजाबी कॉलोनी पावर हाउस के सामने बनी दुकानों से मुतल्लिक शिकायत और मंडिया मुकरमपुर में गैर कानूनी कानकनी का मसला भी उठाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सुरेश कलमाडी तवील अलालत के बाद मंगल की सुबह पुणे में इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 81 बरस थी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वो दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आज पुणे में इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। सुरेश कलमाडी ने वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी और वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साबिक सदर भी रह चुके थे। खेलों के इंतजामी शोबे में इनका किरदार तवील अरसे तक नुमाया रहा। आजानी लीडर के दफ्तर के मुताबिक कलमाडी की मैयत को लोगों के आखिरी दीदार के लिए दोपहर 2 बजे तक पुणे में वाक़ कलमाडी हाउस में रखा गया है, जबकि आखिरी रसूमात दोपहर 3:30 बजे के बाद अदा की जाएगी। जर्मनी की चांसलर फ्रेडरिक 12 और 13 जनवरी को हिंदुस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर का इस्तकबाल करेंगे। जर्मनी के चांसलर के दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, तालीम और अफरादी क़ुव्वत की मुंतकली समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होनी है। हिंदुस्तान और जर्मनी के स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के 25 बरस मुकम्मल होने के तनाजुर में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। संभल जिले के हाजिरपुर गांव में इंतजामिया ने मुबैना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मस्जिद और एक मदरसा मुनहदिम कर दिया। हुकाम का कहना है कि ढांचे ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा करके तामीर किए गए थे। सख्त पुलिस बंदोबस्त और ड्रोन निगरानी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई, जबकि जिला मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहे। इंतजामिया के मुताबिक तजावुजात के मामले में मजमूई तौर पर 58 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया, जिसमें मस्जिद के मुतवल्ली पर 8,78,000 रुपये का जुर्माना शामिल है। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि मज़ीद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। को पहले भी सावधान किया था, जागरूक भी किया है। उसके बाद सभी को चिन्हित करके धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और थ्रू लीगल प्रोसेस हम सभी कब्जे हटवा रहे हैं। तो हमने कहा है कि कब्जे स्वयं हटाइए, अन्यथा अर्थदंड भी लगेगा और हटाने का जो हर्जा खर्चा है वो भी उनसे वसूल किया जाएगा। तो इसी क्रम में आज सलेमपुर सार और हाजीपुर जो ग्राम है वो असमोली ब्लॉक में पड़ता है, तहसील संभल में पड़ता है, तो यहाँ कब्जा हमारे द्वारा हटाया गया। सर क्या क्या यहाँ पे पाया गया था कि जो कितने टाइम से मदरसा चलता मिल रहा था और कोई 20-25 वर्ष पहले कब्जा किया था और मदरसे के नाम पे यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज भी की जा रही थी। बहुत सारी दुकानें बनाई गई थी और उनसे भी किराया वसूला जाता था। सर पर्टिकुलर एक आदमी या कि ग्रुप इसको चला रहा था? इसको कुछ निजी व्यक्ति थे, वो इसको चला रहे थे, तो दोनों को हमने गिरफ्तार करवा दिया। कोई कार्रवाई की जाएगी सर पूरे मामले को लेकर? जो लोग इसको चला रहे हैं 2 तरह की कार्रवाइयाँ होती है, एक अर्थदंड होता है, दूसरा हटाने का हर्जा खर्चा वसूल किया जाता है। तो 58 लाख रुपये हम
राज्य कमेटी लगाया है और राज्य खर्चा भी वसूल करेंगे जो आज का खर्चा होगा। होंगे यही राय बुजुर्ग में ही 2 अक्टूबर को ये संभवतः ये कार्रवाई हुई थी। और जो मैरिज हाउस ऑफ कोर्ट था जो तालाब की भूमि पे बना हुआ था उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। और उसी समय यहाँ जो इंतजामिया कमेटी है उनको बताया गया था कि इसको स्वयं जो है इसको हटवा लें या ध्वस्त करवा लें, जो उनके द्वारा समय रहते नहीं किया गया। इसकी वजह से आज प्रशासनिक टीम के द्वारा यहाँ ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो करवाई जा रही है। और इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल जो है वो लगाया हुआ है सुरक्षा, जिसमें 2 थानों की PSP है और 4 थानों की SHO जो है वो नियुक्त किए गए। सर 4 JCB यहाँ पर लगाई गई है बुलडोजर से, क्या आज ही के पूरा कर लिया जाएगा? देखिए कोशिश ये है कि ये जितनी जल्दी सुरक्षित पहुंचे। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में वाक़ मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही से मुताल्लिक़ तनाज़ा ताहाल बरकरार है, जबकि दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से निज़ामी कार्रवाई की तलवार बदस्तूर लटक रही है। हालात की नज़ाकत के पेश नज़र इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और अमन बरकरार रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने मुकामी मसाजिद के अइम्मा इकराम के साथ एक अहम मीटिंग भी की। 5 जनवरी को मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने इस मामले में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। कर्नाटक के जिला उडुपी के कुंडापुर इलाके में एक ट्रक और KSRTC बस के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुई, जिसके नतीजे में कम से कम 15 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। हादसे के फौरी बाद मुकामी लोग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हादसा बस और ट्रक की टक्कर से पेश आया और बस में सवार मुसाफिर शदीद झटके लगने की वजह से ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और अस्पताल में इनका इलाज जारी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमरजेंसी टीमें पहुंची और इलाके में ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से रवाना किया गया। हुक्काम ने इब्तदाई तौर पर कहा कि हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।